हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोवर्स लाइफ साइंसेज। आज के लेक्चर से हम लोग 12th की एनसीईआरटी की सीरीज़ भी स्टार्ट कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी 11th की एनसीईआरटी की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग देख सकते हैं। और इस लेक्चर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 12th की एनसीईआरटी की सीरीज़। ये यूनिट 6 का जो कि हमारी है रिप्रोडक्शन, उसका पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। और इस चैप्टर का पहला पार्ट हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। Reproduction is defined as a biological process in which an organism gives rise to young ones or offsprings similar to itself. रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को, अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग को बर्थ देते हैं, अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं। The offspring grow, mature and in turn produce new offspring। होता ये है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं और उसके बाद में वो ऑफस्प्रिंग बड़ा होता है, ग्रो करता है, मैच्योर होता है और फिर से वो अगले ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है और इस तरीके से ये साइकिल चलती रहती है। Thus, there is a cycle of birth, growth and death। एक साइकिल चलती रहती है जिसमें कि बर्थ होता है, ग्रोथ होती है और डेथ हो जाती है। और इसी साइकिल में बीच में होती है रिप्रोडक्शन की प्रोसेस, जिसमें कि ऑफ स्प्रिंग्स को बर्थ दिया जाता है। रिप्रोडक्शन enables the continuity of the species generation after generation। जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है ये जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन स्पीसीज की कंटिन्यूटी को बना के रखती है। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, इसने अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को जन्म दिया। अब इसके बाद में ये ऑर्गेनिज्म, इसका ग्रोथ हुआ, फिर ये मैच्योर हुआ। मैच्योर होने के बाद इसने अपने ही जैसे ऑफ स्प्रिंग को जन्म दिया, फिर इस ऑर्गेनिज्म की डेथ हो गई। लेकिन अब जो अगला ऑर्गेनिज्म था, सेम यही साइकिल ये रिपीट करेगा और ये भी किसी को जन्म देगा, फिर उसके बाद में ये साइकिल ये अगला चलाएगा। इस प्रकार से ये जो साइकिल होती है बर्थ एंड डेथ की, ये कंटिन्यूअसली आगे बढ़ती रहती है, कंटिन्यूअसली चलती रहती है। पुराने ऑर्गेनिजम्स वहाँ से चले जाते हैं और नए ऑफस्प्रिंग जो आते हैं वो अपने ही जैसे नए ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं और दोबारा से उसी साइकिल को चलवा देते हैं। तो यही बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ की साइकिल चलती रहती है। You will study later in chapter 5 principle of inheritance and variation, how genetic variations is created and inherited during reproduction। ये तो हम जानते हैं कि जो जेनेटिक वेरिएशंस होते हैं, ह्यूमंस का ही अगर कोई बेबी होता है, सारी चीज़ें सिमिलर होती हैं। सिमिलर इन द सेंस 2 आँखें, 2 कान, 1 नाक, 2 हाथ, सारी चीज़ें सिमिलर होंगी, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ वेरी करेगा। उसकी हैबिट्स वेरी करेंगी, उसके हेयर का जो कलर है वो वेरी कर सकता है। बहुत सी चीज़ें, सब कुछ सिमिलरिटी होने के बावजूद भी बहुत से वेरिएशन होते हैं। ये चीज़ें हैं जेनेटिक्स की प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इस सीरीज़ में हम उसको भी पढ़ेंगे और तब तक के लिए यही जान लेना काफ़ी है कि जो वेरिएशन होते हैं ये कैसे आते हैं। ये इनके पीछे का रीज़न है वो होता है इनहेरिटेंस, जो ट्रांसफ़र होती हैं इंफॉर्मेशंस एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। इन इंफॉर्मेशंस का ट्रांसफ़र भी रिप्रोडक्शन के थ्रू ही होता है। There is a large diversity in the biological world and each organism has evolved its own mechanism to multiply and produce offspring। जो हमारा वर्ल्ड है उसमें बहुत ही बड़ी डाइवर्सिटी है, बहुत ही सारे स्पीसीज प्रेजेंट हैं
लेकिन जितनी भी स्पीसीज हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, उन्होंने अपना खुद का एक मैकेनिज्म बना रखा है जिसके थ्रू वो मल्टीप्लाई करते हैं और अपने जैसे ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, एसेक्सुअल हो सकता है, किसी भी मोड से वो रिप्रोडक्शन करते हैं। और इसीलिए जितनी भी स्पीसीज हैं सबका अलग अलग अपना खुद का मैकेनिज्म होता है। The organism's habitat, its internal physiology, and several other factors are collectively responsible for how it reproduces. ऑर्गेनिज्म जिस जगह पर रहता है, ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट मतलब वो जगह जहाँ पे वो रहता है, इट्स इंटरनल फिजियोलॉजी, उसके अंदर का तापमान कैसे वो अपना मेंटेन करता है, टेम्परेचर कैसे मैनेज करता है, वो इंडोथर्म है या एक्टोथर्म है, एंड सेवरल अदर फैक्टर्स, बहुत से इसके अलावा भी फैक्टर्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि ये कैसे ग्रोथ करेगा और कैसे ये रिप्रोड्यूस होगा, कैसे ये अपनी जेनरेशन को आगे बढ़ाएगा। बेस्ड ऑन वेदर देयर इज पार्टिसिपेशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म और टू इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, इट इज ऑफ टू टाइप्स। जो प्रोसेस होती है रिप्रोडक्शन की, डिपेंड करता है कि वो सिंगल ऑर्गेनिज्म कर रहा है या उसे रिप्रोडक्शन के लिए दो ऑर्गेनिज्म दैट इज मेल एंड फीमेल की ज़रूरत पड़ रही है। तो इस बेस पे दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं। चलिए देखते हैं। When offspring is produced by a single parent with or without the involvement of gamete formation, the reproduction is asexual. जब ऑफस्प्रिंग्स का प्रोडक्शन होता है बाय अ सिंगल पेरेंट, एक ही पेरेंट के थ्रू, तो इसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कोई भी एक ऑर्गेनिज्म, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वो बेबी को बर्थ दे सकता है और इसमें गैमीट्स का फॉर्मेशन नहीं होता। कुछ केसेस में गैमीट का फॉर्मेशन भी हो सकता है, लेकिन कंपलसरी नहीं है कि गैमीट का फॉर्मेशन होगा ही। इसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। When two parents, that is opposite sex, participate in the reproductive process and also involve fusion of male and female gamete, it is called sexual reproduction. जब यहाँ पे दो लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, that is male and female, जब दो लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है तो जो प्रोसेस होती है रिप्रोडक्शन की, उसको कहा जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें जो मेटिंग होती है उसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है और हम इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। इसमें एक पेरेंट मेल होगा, एक फीमेल होगा, दोनों ही अपोजिट सेक्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में, और ये प्रोसेस होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। In this method, a single individual, that is parent, is capable of producing offspring. ये एक ऐसा मेथड होता है रिप्रोडक्शन का जिसमें कि एक सिंगल पेरेंट, कोई भी हो सकता है, वो अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने में कैपेबल होता है। अकेले ही वो अपनी प्रोजनी को जन्म दे सकता है। As a result, the offspring that are produced are not only identical to one another but are also exact copies of their parent. देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिगार्डिंग दी गई है कि जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, वो ना सिर्फ आइडेंटिकल होते हैं एक दूसरे के, ना सिर्फ एक दूसरे के जैसे होते हैं, बल्कि एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन ये यहाँ पे एनसीईआरटी की, जो कि आप लोगों को ध्यान देने वाली बात है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे, ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होंगे, वो एक दूसरे के आइडेंटिकल होंगे और एग्जैक्ट कॉपी होंगे। एक क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पे
आर दीज ऑफस्प्रिंग लाइकली टू बी जेनेटिकली आइडेंटिकल और डिफरेंट? ये जो एग्जैक्ट कॉपी आइडेंटिकल जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं ये जेनेटिकली आइडेंटिकल है या डिफरेंट है? जेनेटिक लेवल पे इन पे क्या डिफरेंसेस हैं या नहीं है? The term clone is used to describe such morphological and genetically similar individuals. तो ये जो टर्म होता है क्लोन होता है जिसमें मॉर्फोलॉजी और उनका जेनेटिक मेकअप दोनों ही चीज़ें सेम होती हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं टर्म क्लोन का। यहाँ पे जो क्वेश्चन था हमारा, इसका आंसर होगा कि ये जो एग्जैक्ट कॉपीज बनती हैं ये जेनेटिकली आइडेंटिकल होती हैं। तो इसके लिए हम आंसर ले सकते हैं कि यस दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑल्सो। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एसेक्सुअल डिवीजन के जो सेल डिवीजन होता है उसके दो प्रोसेस दिखाए गए हैं, एक ये है और एक ये है। इसमें सेल डिवीजन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स दिखाया गया है। पहला है बडिंग इन ईस्ट और दूसरा है बाइनरी फिजन इन अमीबा। ये दोनों ही प्रोसेसेस, दैट इज बडिंग और बाइनरी फिजन, ये दोनों ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हैं। इन द केस ऑफ ईस्ट, यहाँ पे देखिए एक ऑर्गेनिज्म है, ये इसका पेरेंट सेल है और सिंगल ऑर्गेनिज्म यहाँ पे इन्वॉल्व है, किसी दूसरे पेरेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी है। सिंगल ऑर्गेनिज्म है, इसमें छोटी सी बड बनती है, फिर धीरे धीरे ये बड, इनमें कॉन्स्ट्रिक्शन होता रहता है, ये अंदर की तरफ जाती है और अंदर की तरफ जाते जाते धीरे धीरे ये बड यहाँ से अलग होना स्टार्ट हो जाती है। एट लास्ट क्या होता है कि ये जो बड यहाँ से अलग हुई है ये अलग होके उसके ही जैसा एकदम सेम एक ऑर्गेनिज्म बना लेती है। तो ये हो गया ना हमारा बडिंग के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे जो प्रोजेनी बनेगी वो एकदम आइडेंटिकल होगी, एग्जैक्ट कॉपी बनेगी अपने पेरेंट की, और ये मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर होगी। सेम ऐसा ही कुछ अमीबा के केस में दिखाया गया है। यहाँ पे देखते हैं हम लोग, अमीबा में जो सेल डिवीजन या रिप्रोडक्शन होता है वो होता है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन का मतलब किसी भी चीज का दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाना। यहाँ पे देख सकते हैं एक अमीबा है, ये अमीबा का न्यूक्लियस है। अमीबा के शेप में कुछ डिस्टॉर्शन होना स्टार्ट होता है, कुछ जैसे आप देख सकते हैं इसमें कितना प्रॉपर बना हुआ है, लेकिन इसका शेप कुछ बिगड़ने लगता है। उसके बाद में क्या होता है, इसका जो न्यूक्लियस है इसमें डिवीजन स्टार्ट होता है। ये देखिए न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, ये लंबा होने लगता है इस तरीके से कुछ, और इसका जो न्यूक्लियस सिंगल होता है वो दोनों में डिवाइड होने लगता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक इलोंगेटेड शेप बना लिया है इसने, और इसका जो न्यूक्लियस है वो भी एक दूसरे से दूर होने लगा है, उसमें भी डिवीजन होने लगा है। धीरे धीरे ये जहाँ दोनों पार्ट में न्यूक्लियस पहुंच गए, दोनों पार्ट अलग होने लगते हैं, और यहाँ पे फाइनली ये दोनों ही पार्ट अलग हो जाते हैं और एक दूसरे के अपने पेरेंट्स के जैसे ही कॉपी बना लेते हैं, और ये दोनों कॉपीज जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होती हैं अपने पेरेंट्स के। सो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस सेशन। इस सेशन में हमने स्टार्ट किया है अभी जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसको हम कंटिन्यू करेंगे अपने अगले लेक्चर्स में, और उसके बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इस तरीके से हम एनसीईआरटी के 12th के सारे टॉपिक्स इस पर्टिकुलर सीरीज में कवर करेंगे। ऑलरेडी हमारी 11th की एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।